रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार यानी सीता की। सोचिए, आपका पूरा डिजिटल ज़िंदगी एक तरीके से एक ही नंबर, जिसको कि आप आधार कहते हैं, उसके हिसाब से चल रहा है। जब आधार महफूज अगर नहीं होगा तो फिर फ्रॉड, नकली आईडी या फिर ऑनलाइन फ्रॉड होने के भी चांसेस आपके साथ बढ़ सकते हैं। इसीलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने सीता यानी स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार शुरू किया है। ये स्कीम स्टार्टअप, कॉलेज और इंडस्ट्री को जोड़कर आधार की हिफाजत और नई टेक्निक डेवलप करने में मदद करती है। AI और बायोमेट्रिक सिस्टम की मदद से चेहरे और फिंगरप्रिंट की शिनाख्त में नकली हमले से बचने के लिए ये स्कीम और इसका जो पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम है वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है, कैसे आप लोगों के लिए वो और ज़्यादा मददगार साबित होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ तनुश्री देव वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। टेक सेंट्रल बेंगलुरु में डिप्टी डायरेक्टर हैं आप, वेलकम टू द स्टूडियो मैम। विवेक चंद्र वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल मीडिया डिवीजन, सर वेलकम टू द स्टूडियो। और पनीर सेल्वम, CEO MSH हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर वेलकम टू द स्टूडियो। सबसे पहला सवाल मैं तनुश्री देव वर्मा जी आपसे जानना चाहती हूँ, आधार जब आया, एक 16 नंबर का आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो कि बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी आधार को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हुए हैं। लोग जिनको लेकर चिंता भी जाहिर करते हैं। बहुत जगह पर अगर आपसे आधार ID मांगा जाता है तो आप हिचकते भी हैं कि सब जगह पर आधार हो रहा है, हमारा जो अपना जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आधार को लेकर बीच बीच में इन 15 साल में आते जाते रहे हैं, और अब हम एक तरीके से नए इनोवेशन की भी बात कर रहे हैं। पहले तो आधार के बारे में ही, इसके 15 साल 16 साल का जो जर्नी है, जो ग्रोथ है, उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में हमको आमंत्रित करने के लिए। ये हमारे आधार के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है आपके दर्शकों को पहुंचने के लिए कि आधार की जो नींव है वो बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेशन के बेसिस पे की गई है। 15 साल पहले जब हमने इसका इमेजिन किया था, इस आधार को प्रत्येक रेजिडेंट को पहुंचाने के लिए, हमने सोचा था कि सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, सबके पास दूर दराज इलाकों में पहुंचने की क्षमता नहीं होगी। इसको कैसे बनाया जाए ताकि ये सुरक्षित भी हो और सबको इंक्लूसिवली कवर भी कर पाए। आज हमारे पास 142 करोड़ आधार हमने जनरेट करिए हैं और अब भी हम इसको जनरेट कर रहे हैं, मोस्टली 0 से 5 साल के उम्र में और 5 से 18 साल की उम्र में। 18 साल के ऊपर हमने ऑलरेडी 99% कवरेज कर ली है। अब हम देख रहे हैं कि सबके पास अगर आधार है तो उससे सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। दिन के हम 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डिजिटल प्रमाणीकरण के लिए मदद करते हैं। हम हर रोज़ इनमें से 70% बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होते हैं। लोग अपना फेस या अपनी आइरिस या अपनी फिंगरप्रिंट दिखा के अपना प्रमाणीकरण करते हैं कि उन्होंने ही अपना आधार दिया है और वो लाभ लिया है। इस बैकग्राउंड में आधार का सशक्तिकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं उसका सही उपयोग करें। खाली आधार देखने में आधार दिखता है, उसका
विश्वास ना करें, उसमें जो QR कोड है उसको पढ़ें, उसको वेरीफाई किया जाए। जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो रिक्वेस्टिंग एंटिटीज जिनको हम बोलते हैं AUAs एंड KUAs, उनको जो आधार का डेटा है वो ऐसे रखा जाए ताकि उसकी चोरी ना हो पाए। हमारे CIDR में भी ऐसी टेक्निक्स हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन हो। दुनिया भर में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है ताकि ये सिक्योर एंड प्राइवेट रहे। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आधार का जितना यूजेज हो उतना अच्छा है और हम इसको सिक्योर भी बनाए रखें। बिल्कुल। अगर मैं विवेक जी आपसे जानना चाहूँ तो बहुत सारे तो ऐसे मामले नहीं हैं जिसमें हम ये कह पाएँ कि बहुत क्वेश्चंस उठे हैं। हाँ, थोड़ा जो प्राइवेसी है उसको लेकर तो कुछ लोगों को लगता है, और क्योंकि अब तो हम बैंक सिस्टम से देख लें या अदरवाइज भी आधार आपका जो यूनिक ID नंबर है वो बहुत ही असेंशियल है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो हमारा जो डिजिटलाइजेशन हुआ बहुत सारी चीज़ों का, उसमें तो आधार एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा बोन साबित हुआ है, बिकॉज आप नंबर ऑफ पेपर्स जो है उसको आपने एक तरीके से माइनस कर दिया है। इफ़ यू हैव योर यूनिक आइडेंटिटी नंबर इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, जिसका मैम ने जिक्र किया कि उसमें किसी तरह का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उसकी जो ID है या फिर QR कोड है वो बहुत ही उसको हम एक तरह से ट्रस्टवर्दी बनाए रखें, उसके ऊपर लोगों का भरोसा हम कायम रख पाएँ। और ये जो डिजिटलाइजेशन का जो दौर है इसमें हम उतनी ही मजबूती से आधार की पहचान को भी बनाए रखें। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? नमस्कार। देखिए, जब से आधार हमारे यहाँ शुरू हुआ या उसके बारे में विचार शुरू हुआ इस देश में, कुछ भ्रांतियाँ इसमें रहीं शुरू में, और जिसमें जैसा आपने बोला कि प्राइवेसी को लेकर लोगों के दिमाग में शंकाएं थीं, और बाद में 2016 में ये एक कानून बना, और कानून में काफ़ी हद तक ये जितनी भी शंकाएं थीं और जो भ्रांतियां थीं, लोगों के दिमाग में जो भ्रम थे, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद इसको सबसे ज़्यादा ताकत तब मिली जब इसका वो हमारे सर्वोच्च अदालत ने इसका पूरा विश्लेषण और विवेचना की, और इसमें सभी तरह के जितने संभावित लोगों के दिमाग में थे संदेह अपनी प्राइवेसी को लेकर के, उसका निवारण किया। और उसी के आधार पर जो हमारा कानून बना था, उस कानून में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। उसके बाद से इस पूरे आधार की जो हम लोगों ने संरचना सोची थी, हमारे पहले जितने लोगों ने इसके बारे विचार किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, उससे लोगों का विश्वास बहुत बढ़ गया। और इसको सारे ही लोगों ने, पूरे जितने भी निवासी हमारे देश के हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और इसके लिए अपने आप को आधार नंबर पाना है, इसके लिए काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी होड़ भी रही। और अल्टीमेटली आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो 99% के आसपास, या एडल्ट का अगर खाली देखिए वयस्कों के लिए, तो लगभग 100% लोगों के पास आधार है। ऐसी स्थिति में इसके इस्तेमाल को लेके और इसका लाभ कैसे मिले उसको लेके हमेशा सरकार के अलावा जितनी भी हमारे यहाँ सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक हो जाए या इवन प्राइवेट सेक्टर हो जाए, वो सब लोग इसमें नए नए तरह के आइडिया लेके आते रहते हैं जी। इसमें एक ख़ास बात ज़रूर हम बोलना चाहेंगे कि आधार की जो टोटल संरचना थी वो न्यूनतम सूचना के आधार पर थी, और ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत ही न्यूनतम सूचना किसी भी इंसान की रहती है। और जैसा कि हमने आपको बोला, हमारा जो कानून में जितना भी चेंजेस हुए उसके बाद जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हम किसी के साथ भी किसी भी हालत में शेयर नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर कानूनी पाबंदी है जी। और यदि आपके दर्शकों को आपके माध्यम से हम ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि लगभग 16 साल 29 सितंबर को अभी हम लोगों ने अपना 16वां वर्ष मनाया जब हमारा पहला आधार इशू हुआ था 2009 में। तब से लेके आज तक एक बार भी हमारे डेटाबेस में सेंध नहीं लग पाई है। बहुत प्रयास होते हैं और आप हर बार साइबर सिक्योरिटी के बारे में कई तरह की चीज़ें सुनते रहते हैं जी। समहाउ आज तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई इस तरह की इंसिडेंट हम लोगों के उसमें नहीं आया है कि जिसमें आधार का डेटाबेस या जिसमें लोगों से रिलेटेड जो
सूचनाएं जो हमारे पास हैं सेफली सिक्योर्ड, उसमें किसी भी तरह की कोई सेंध नहीं लग पाई है। तो ये पूरा विश्वास रहना चाहिए सारे जितने भी लोगों के पास आधार नंबर है कि वो सही जगह पर है, सिक्योर्ड है, और उसका इस्तेमाल बिना उनकी जानकारी और सहमति के बिना कोई भी नहीं कर सकता। ये भी हमारे ऊपर एक कानूनी बाध्यता है। जी जी। क्योंकि चाहे कोई संस्था भी अगर उनके आधार का इस्तेमाल करना चाहे या आधार से के विवरण का इस्तेमाल करना चाहे, तो कानूनी तौर पे उसे उसकी सहमति उस व्यक्ति से लेनी पड़ेगी जिसका आधार है। जी जी। तो इन सारी स्थितियों में काफ़ी कानूनी प्रावधान इस तरह के बनाए गए हैं जिससे कि जितने भी लोग इसको प्राप्त करते हैं आधार नंबर को, उससे उनको ये बात का विश्वास हो सके कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना कम से कम है। कम से कम है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हालांकि हमारे व्यूवर्स भी इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे, और क्योंकि आसपास में भी और उन्होंने भी अपने अगर लाइफ में देखें तो इस तरह का अगर कुछ भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी है कि आपका डेटा कहीं पर लीक हो रहा है, आपकी जानकारियां कहीं पर जा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है। पनीर सेल्वम जी, आपसे अब मैं जो जानना चाहती हूँ, अब जो कि हम आज प्रोग्राम की बात कर रहे हैं सीता, जिसमें कि स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार है। आधार का एग्जीक्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी तो बात मैं उस पर जानना चाहूँगी आपसे कि हाउ वी एग्जीक्यूटेड, और फिर अब हम जब इसके एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे व्यूवर्स के लिए, और उस एडवांसमेंट में क्या क्या आ जाएगा। नमस्कार, और इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आधार आज की तारीख में पूरा एक फाउंडेशन बन चुका है, एक आइडेंटिटी का, और हर एक इंडियन का पहचान है आधार। तो उसकी अगर जैसे आप आज की तारीख में इंडिया में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, ऑलमोस्ट 2 लाख स्टार्टअप्स है, उनका जो भी काम हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आधार का एक फाउंडेशन और एक लिंक रहता है। और ये जो लिंक को हम पार्टनरशिप को हम और एक स्ट्रक्चर्ड माध्यम से एक प्रोग्राम बना के UIDAI अथॉरिटी ने एक सीता करके स्कीम लेके आए हैं, और इस स्कीम की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स को UIDAI के साथ मिलके काम करने के लिए बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और जैसे देश में UPI के ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स बना के अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल के आज कस्टमर्स को इतना आसान कर दिया, वैसे आधार के ऊपर भी स्टार्टअप्स ने सॉल्यूशंस बना के और आगे आने वाले टाइम पे आइडेंटिटी टेक एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। तो उस हिसाब से स्टार्टअप और UIDAI को साथ में मिलके काम करना और उसको फैसिलिटेट करना हमारा मेडी स्टार्टअप हब का काम है इसमें। और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम आप जानते ही हैं, बहुत इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से ये आइडेंटिटी टेक एक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए भी काम आ सकता है। बिल्कुल मैम, जो मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ तनुश्री जी, वो ये कि डिजिटली हम काफ़ी एडवांस हैं। बहुत सारे जो अपने आप को डेवलप्ड नेशन के कैटेगरी में रखते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा हम अगर डिजिटली देखें तो एडवांस हैं। वैसे में जब हम डिजी यात्रा की, डिजी लॉकर की, UPIs की, इन सब की बात करते हैं, वहाँ पर भी आधार का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल नज़र आता है। लेकिन जब हम सीता की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी इन सब का बढ़ेगा ही धीरे धीरे। तो वैसे में जो हमारा एक बेस बना हुआ है, एक फुल प्रूफ बेस बना हुआ है, जिसमें कोई अभी लूप होल या किसी तरह का कोई डेंट नज़र नहीं आता है, वो और इसी तरीके से सीमलेसली एडवांस हो जाएगा और किन किन चीज़ों में कैसे कैसे काम आएगा, प्लीज़ एक्सप्लेन दैट। जी, आधार का फाउंडेशन आप बोल सकते हैं
टेक्नोलॉजी है। जब हमने शुरुआती दौर में आधार नंबर देनी शुरू की थी, उसका ये बेसिस था कि एक इंसान को 2 आधार नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी उंगलियों की इम्प्रिंट, जो फिंगरप्रिंट हम बोलते हैं, उसकी 2 आँखों की पुतली की इम्प्रिंट्स और उसकी फेस की इम्प्रिंट लेके उसकी एक बायोमेट्रिक पैकेट बनाते हैं, जो जैसे सर ने कहा UIDAI के डेटा सेंटर में सिक्योर रहती है। वो जब दूसरी बार आधार लेने की कोशिश करता है, वो ले ही नहीं पाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उसके पास ऑलरेडी एक आधार है और हम उसको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप उसी आधार का इस्तेमाल कीजिए, आप दूसरे आधार का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि आपको मिल नहीं सकता है। ये जो टेक्नोलॉजी का परिकल्पना की गई थी, ये उस टाइम पे असंभव थी। इंडिया की पॉपुलेशन स्केल में, जहाँ पे आपको पता था कि 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी, उसमें आपको किसी को ढूंढ के निकालना प्रत्येक बार और 100% टाइम्स विदाउट एनी मिस्टेक्स, उसी टाइम से वो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की थी, जब कोई भी और कंट्री उसको परिकल्पना नहीं कर सकता था, सोच ही नहीं सकता था। उस टाइम से अभी तक हमने टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वो हमारा डेटा सेंटर हो जो कंट्री में सबसे उन्नतम डेटा सेंटर माना जा सकता है, चाहे हमारे सिक्योरिटी नॉर्म्स हो जहाँ में इंफो सिक्योरिटी हम अडॉप्ट करते हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ भी हम हाईएस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हम अपने आप को बोल सकते हैं। चाहे वो यूज़ ऑफ, जैसे आपने बोला, AIML हो, आज की बात नहीं है, हम 4-5 साल पहले से AIML का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इसके बारे में बात भी नहीं की जाती थी। और बाकी चीज़ें जिसको हम सशक्तिकरण बोलते हैं डिजिटल आईडी की, विभिन्न तकनीकी प्रणालियों से हमने डिजिटल आईडी को प्रोटेक्ट किया है, उसका यूजेज को भी बढ़ाने की चेष्टा की है। बट आज हम उस दौर पे हैं जब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, हम अगर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ना करें तो वो हम पीछे रह सकते हैं। इसी को मद्दे रख के हमने एक स्कीम की परिकल्पना की है, जिससे हम ओपन इनोवेशन एंड डिजिटल सॉवरेनिटी एंड इंटेलेक्चुअल सॉवरेनिटी, मतलब हम स्वदेशीकरण करना चाहते हैं। हमारी जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारी इंडिया के अंदर बने, उसका डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर बने, ताकि हमारे डिपेंडेंस ऑन दूसरी कंट्रीज बिल्कुल हट जाए। इससे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसका उद्देश्य लाभ होता है, और डिजिटल सॉवरेनिटी एंड टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी भी हमें अचीव कर पाते हैं। तो हम ये चेष्टा कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम, जैसे पनीरसेल्वम जी ने कहा, हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, ओपन इनोवेशन करने के लिए एक माध्यम तैयार किए हैं, जिससे हम विभिन्न पड़ावों में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम लेके जाएंगे, आमंत्रित करेंगे ऐसे स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज़ को एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कि आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए होएगा, पैसे चाहिए हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, इंक्यूबेशन चाहिए। ये सारे स्कीम की परिकल्पना में हमने डाले हैं ताकि हम स्ट्रक्चर्ड वे में एंगेजमेंट कर पाए, इनको प्रोत्साहन दे पाए। पनीरसेल्वम जी से फिर हम पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप कैसे उसमें होंगे, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर काम करना, या आपकी तरफ से जो सजेशंस रहेंगे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये सब चीज़ों के बारे में क्या विचार है आपका? ये जो सीता स्कीम है, इसका सक्सेस ज़्यादा तक इनकी स्टार्टअप और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जितना स्टार्टअप्स है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आगे आके उनकी जो आइडियाज़ है, सॉल्यूशंस को यूटिलाइज करते हैं और सामने रखते हैं, तभी हमको ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशन मिलना प्राचित है। तो हम
ये मेटी स्टार्टअप हब में फ़िलहाल हमारा ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर स्टार्टअप्स हमारा डेटाबेस में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और पूरा देश में कम से कम 150 इंक्यूबेटर्स जो हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये नेटवर्क को, ये सीता स्कीम इनको फ़ायदा उठाना और ये सीता स्कीम को पूरा इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनको जानकारी देना और उनसे पार्टिसिपेशन करवाना एक सबसे पहला चीज़ है हमारा काम। दूसरा चीज़, उनको जो भी जैसे मैडम ने बताया था, उनको ये स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए उनको क्या चीज़ों का ज़रूरत है, मेंटरशिप हो, उनको किस तरह की लोगों का सपोर्ट, टेक्निकल मेंटरशिप बोलते हैं, बिजनेस मेंटरशिप बोला जाता है, और उनको फंडिंग सपोर्ट, अगर उनको प्रोटोटाइप करना है, कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, ये सब चीज़ों का उनके साथ देना और एकेडमिक पार्टनर्स को प्रोग्राम में लेके आना और उनके भी सपोर्ट करना मेटी स्टार्टअप हब का एक अहम रोल है इस सीता की और UIDAI के साथ काम करने के लिए। ओके, डू यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस विवेक चंद्र वर्मा जी, क्योंकि इसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसका एग्जीक्यूशन है, ऑल्दो आपने बताया हमें कि बहुत ही फुल प्रूफ है सब कुछ, बट स्टिल अगर हम एक एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, बेस अगर हम आधार को बना रहे हैं और हम अब सीता की बात कर रहे हैं, तो इसके एग्जीक्यूशन में डू यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज, और अगर है तो कैसे उसको एड्रेस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर कि इनबिल्ट है भी, लेकिन किन किन और चीज़ों को इसमें शामिल किया जाए, ये किसी तरह का कोई चैलेंज है क्या अभी आपके नज़रिए से? देखिए, सीता स्कीम का जो पूरी परिकल्पना की गई, जैसा कि अभी बताया हमारे सहयोगियों ने, इसमें यह है कि चूँकि इतना इनोवेशन हमारे इस देश में हो रहा है और इवन विश्व में अगर आप देखिए तो बहुत तरह के इस तरह के नए नए आइडिया और इनोवेशन होते हैं जिसमें भारतीयों का बड़ा अहम रोल रहा है। एग्जैक्टली। आज की तारीख में हम लोगों का उद्देश्य ये है कि एक पॉपुलेशन स्केल, पूरे जनसंख्या के स्केल पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक माध्यम प्रोवाइड करना जिसमें कि हमारे अपने इनोवेटर्स जो हमारे देश के निवासी हैं वो आएँ और अपने नए नए आइडियाज़ को वहाँ पे जर्मिनेट करें, वहाँ पे उसको डेवलप होने दें, उसकी वो कोशिश करें कि हम उसको How do you call them? मतलब कौन लोग हैं वो जिनको आप बुलाना चाहेंगे और शामिल करना चाहेंगे? हाँ, अब हमारे अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखिए, आपने आज की तारीख में UPI को देखा है जी। UPI किसी एक संस्था के की सोच नहीं है, किसी ने वो एक माध्यम प्रोवाइड किया, एक माध्यम दिया, आधार का एक माध्यम था, उसके ऊपर NPCI ने एक माध्यम दिया और उसके बाद केवल प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उसको इनोवेट किया, उसके इस्तेमाल को, जिसकी वजह से आज की तारीख में हमारे जितने निवासी हैं उनको सुविधाएं मिलती हैं, आसान हो जाता है जी। ऐसे ही जैसे आधार आज की तारीख में बहुत सी सुविधाओं को आसान करने की एक माध्यम बनी है। ऐसा नहीं है कि आधार अनिवार्य है, लेकिन उसको आसानी से सुविधाओं को प्राप्त करना, लाभ को प्राप्त करना, उसके लिए लोग आधार का ही सहारा लेते हैं। इसी तरह की बहुत सी और समस्याएं या बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो कि हमारे निवासियों को ज़रूरत है अपनी डे टू डे ईज़ ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए और आसान बनाने के लिए। उसके लिए सरकार सारे काम नहीं कर सकती। इसके लिए जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो रोज़ नए नए आइडिया लेके आ सकते हैं, तो उनको मगर एक माध्यम नहीं मिलता कि वो अपने आइडिया को कहाँ आगे ले जाके डेवलप करें। उनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको एक सहारा चाहिए कि वो कैसे इस अपने आइडिया को आगे बढ़ाएं और जिसका इस्तेमाल भारत देश जैसी जनता के लाभ के लिए किया जा सके। ऐसे लोग जो हैं अपने आइडियाज़ को यहाँ लेके आ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जैसा आपने देखा MSH को भी रखा है और भी संस्थाओं को रखा है। ये ही लोग हैं जिनको पता है कि किस तरह के लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ लेके आते हैं। चैलेंज है इन लोगों को लेके आना, उनके अंदर एक विश्वास दिलाना कि नहीं, आपके जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मेहनत करेंगे, जितने भी आप एफर्ट लगाएंगे, उसका एक सही दिशा में एक कदम होगा और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर आप देखिए, उनके दिमाग में एक फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, उसका भी प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया हुआ है कि हम फंडिंग भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी। कई बार उनके पास कई तरह के लोग उनको सुझाव देने के लिए या निर्देश देने के लिए या उनके साथ चलने के लिए नहीं मिलते हैं। वो भी हम लोगों के पास इसमें प्रावधान है कि उनको हम मेंटर करेंगे, उनको लेके आगे बढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ बहुत हाई टेक्नोलॉजी के सबसे क्वालिफाइड लोग हैं, उनका भी सपोर्ट उनको मिलेगा, जो कि आम तौर पे मिलना बहुत आसान काम नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, हमको लगता है धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे इसमें कुछ कुछ सफल प्रोजेक्ट हमारे होंगे, लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाएगा और उसके बाद इसको बहुत ही लार्ज स्केल इनोवेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। सो मैं अब पनीर सेल्वम जी आप ही को इंक्लूड करना चाहूँगी इस डिस्कशन में, क्योंकि स्टार्टअप की सर बात कर रहे हैं और अब आप जैसे CEO हैं MSH, तो ये एक तो स्टार्टअप्स कौन से, क्योंकि स्टार्टअप्स यूजुअली हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो कुछ आगे आती है स्टार्टअप्स में, कुछ हमारे यूनिकॉर्न्स भी बने हैं, वो भी सब हम जानते हैं, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं उसको। लेकिन लोगों को पुल करना, उनको नए चैलेंज देना, सर ने बताया कि मेंटरशिप से लेकर सब कुछ वहाँ पर मिल रहा है। सो ये जो एक परफेक्ट सा कॉम्बिनेशन बने, और इसमें चाहे आधार है या सीता की जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक ये परफेक्ट कॉम्बो क्या बन रहा है, या इसमें किसी तरह का आपको कोई चैलेंज नज़र आता है जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है? नहीं, आज की तारीख में एज एक स्टार्टअप रहना बहुत सही टाइम है, क्योंकि आज के इनोवेटर्स के लिए एक इकोसिस्टम कम से कम 9-10 साल से एक इकोसिस्टम बन गया है। इस इकोसिस्टम में आपकी हर तरह की सपोर्ट मिल रहा है, या मेंटरशिप हो, मार्केट एक्सेस की सपोर्ट हो, और फंडिंग इकोसिस्टम। इट्स द बेस्ट टाइम टू बी अ स्टार्टअप इन इंडिया। और एक सीधा एक स्कीम और UID के साथ आपको को क्रिएट करने के लिए ये कंपटीशन या आपकी अलग अकेले आप कुछ बिल्ड करने की जगह पे आप एक बड़ा संस्थान UIDAI जैसे एक बड़ा संस्थान के साथ मिलके एक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को को क्रिएट करने के लिए एक मौका है। तो हर कोई स्टार्टअप को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल रहा है। अभी कॉर्पोरेट इनोवेशन, ओपन इनोवेशन, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कमी नहीं है इंडिया में। और हमारा जो इनोवेटर्स का इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी में भी कमी नहीं है। तो ये दोनों साथ में लेके आना, ये दोनों को पावर को जुड़वाना MSH का काम है। और इसकी वजह से हमारा, जैसे सर ने बताया, एक UPI के ऊपर इतना सारा स्टार्टअप्स बिल्ड किया गया है। जैसे हमारा उम्मीद है ये आधार के ऊपर भी, आइडेंटिटी टेक ऊपर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आएंगे। और सिर्फ अगेन इंडिया के लिए भी नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एक यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी है। हर कोई स्टेट में, हर कोई कंट्री में, हर कोई नागरिक को एक आइडेंटिटी आज की तारीख में एक पासपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट है। और जैसे आइडेंटिटी इज़ अ यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी। तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, हमारा स्टार्टअप्स पूरी दुनिया के लिए भी सॉल्यूशंस निकाल के बिल्ड करेंगे 100%। बिल्कुल। और मैम, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ तनुश्री जी, क्योंकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एकेडमिक्स का इसमें पार्टिसिपेशन, और उसमें कैसे हम जो यूथ है उसको और ऐड ऑन कर सकते हैं। अलावा इसके जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम एडवांसमेंट भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चाहे हम अपने कल्चरल उससे भी देख लें, पेटेंट्स के मामले में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या आइडिया है आपका, और उसको लेकर कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आप सही बोल रहे हैं कि एक समय था जब 10 साल पहले की बात कर सकते हैं, जब स्टार्टअप्स की तरफ देखा नहीं जाता था। अब ऐसा समय है कि अगर आप अपना दामाद ढूंढना चाहते हैं तो पूछेंगे क्या वो स्टार्टअप करता है। तो इतना परिवर्तन आया है इन द कल्चर इन इंडिया। एंड ये हम बोल सकते हैं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कहीं गुना होती हैं एज कम्पेयर टू बिग टेक्नोलॉजी, बिग इंडस्ट्रीज। तो जैसे पनीर सेल्वम जी ने कहा, अपॉर्चुनिटी बहुत राइट है, बट जो चैलेंजेस हैं
हैं वो आप सही बोल रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स के तहत ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, माइटी के अंडर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे पेटेंट फाइलिंग के लिए असिस्टेंस भी दी जाती है और फंडिंग भी दी जाती है। सिमिलरली माइटी के अंडर ही UIDAI भी माइटी का डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे सिस्टर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बाकी डिपार्टमेंट्स को हेल्प देता है, मिनिस्ट्रीज़ को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि स्टार्टअप इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले। इसमें विभिन्न स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई हैं। UIDAI की तरफ से देखा जाए जो चैलेंज है कि आइडेंटिटी टेक को एक नाम नहीं दिया गया है अभी तक, हम उसकी पहचान लेके आ रहे हैं। फिनटेक का नाम सबको पता है अब, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिकॉज दो आधार उसका बेस था, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आके उनको उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमने पॉसिबल कराई। बट अब द फंडामेंटल ऑफ ID टेक क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि सब कुछ अब इंटरनेट पे होता है, सब कुछ मेटावर्स पे होता है। अब आप मेटावर्स में अगर अपने आप को प्रमाणीकरण करना चाहते हैं, उसको अगर सशक्तिकरण नहीं करेंगे तो उसमें जैसे आपने बोला धोखाधड़ी या फिर घोटाला के चांसेस हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सशक्तिकरण थ्रू प्रमोशन ऑफ ID टेक हो, उसको समझ में आए लोगों को उसका महत्व, और नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड पूरे विश्व में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम पुश कर रहे हैं उसमें डिजिटल ID टेक का इम्पोर्टेंस, उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो सब में हमें कोलैबोरेशन करना है और उस टेक्नोलॉजी को बहुत ही सशक्त बनाना है। बिल्कुल। और विवेक चंद्र वर्मा जी, आपसे जो मैं अब जानना चाहती हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो क्योंकि हम यंग नेशन है, तो वैसे में अगर हम चीज़ों को करियर से जोड़ देते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन भी शायद थोड़ा आसान हो सकता है, और उसके बारे में जो समझाइश है वो भी बेहतर पैदा की जा सकती है। तो करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर हम सीता को देखते हैं या बाकी ओवरऑल जो एक एडवांसमेंट हम इस सेक्टर में कर रहे हैं उसको देखते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि जो आधार हम लोगों ने यहाँ पे इस देश में लागू किया और जितने अच्छे तरीके से ये हमारे पूरे देश में एक नींव बन गया है पारदर्शिता के लिए, चाहे लाभ के लिए, चाहे इनोवेशन के लिए, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग फील्ड में, इसमें जब कोई भी इनोवेटर या कोई भी स्टार्टअप या कोई भी इस तरह के लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं अपने ID के साथ, अपनी आइडियाज़ के साथ, एक बार अगर वो आधार के प्लेटफॉर्म पे काम कर लेते हैं, उनके लिए इस पूरे विश्व के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इस तरह के लोग हैं वो हमेशा देखते हैं कि मेरे लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या है, और वो लाइफ की अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें एक माध्यम प्रोवाइड करता है। आधार का आज का ये जो नया स्कीम है सीता जी, एक बार यदि वो इस स्कीम में अपने आइडिया को टेस्ट कर लेते हैं, उसमें उसको डेवलप कर लेते हैं, पूरे दुनिया में कई देश हैं, हम लोग यहाँ लगातार बहुत सारे देश ऐसे आते रहते हैं जो हमारे आधार के जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे आधार का तरीका है, जिस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको समझना चाहते हैं। और यदि कोई जो भी हमारा वेंडर बेस है, जितने लोगों ने आधार को इस लेवल पे पहुंचाया, उन सब का भी एक अलग वैल्यू है इस पूरे वर्ल्ड में। उन सब की एक अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई है कि साहब इन्होंने आधार में काम किया था। तो उनके लिए एक जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस तरह की किसी भी क्षेत्र में काम कर पाना जिसके ऊपर की आधार की मुहर लगी हुई हो। इस वजह से अगर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम को अगर देखिए, चाहे इनोवेशन का हो, चाहे हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं या हमारे जो अनुसंधान वाले जितने भी संस्थान हैं, उन सभी के लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह आज की तारीख में अवेलेबल है। इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से लोग जब जैसे जैसे इस पे लोग आते चले जाएंगे, उनको इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। जी जी। तनुश्री मैम, ये जो क्योंकि अब हम AI की भी बात कर रहे हैं और AI जो कंपनीज़ हैं या AI
में जो लोग इन्वॉल्व हैं और एआई के एडवांसमेंट को लेकर और भी ज़्यादा और उसके यूजेस को लेकर कि कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए भी जो आईडी है वो तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। सो ये कोलैबोरेशन किस तरह का हो सकता है, इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या बताएंगे आप हमारे व्यूवर्स को? जैसे कि मैंने बताया कि एआई का यूजेज आधार में हम 5-6 सालों से कर रहे हैं, बट शुरुआती दौर में हमने उसको बस बायोमेट्रिक्स में यूज़ किया था। आज भी उसका महत्वपूर्ण बहुत है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि हम जब अपना अंगूठा या फिंगरप्रिंट डालते हैं कहीं पे, तो इसका क्या भरोसा है कि उसका दुरुपयोग ना किया जाए। तो आधार में वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ये निर्णय कर सकती हैं कि ये आपने ही अपनी फिंगरप्रिंट दी है और किसी ने उसको कॉपी करके किसी और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि फिंगरप्रिंट को भी कॉपी किया जा सकता है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी हमने देखी है ओवर द इयर्स और हमने उसको रोकथाम की मैकेनिज्म्स थ्रू, जैसे आपने बोला, एआई के माध्यम से हमने किया है और ये वर्ल्ड ओवर किया जा रहा है। लाइवनेस डिटेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं कि ये ह्यूमन फिंगर से आ रहा है और ये गमी फिंगर से या फिर डिजिटल रिप्ले से हुआ है। तो ये डिटेक्शन हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, लोग जैसे जैसे यूजेज बढ़ता है, लोग चेष्टा करते हैं उसको और तोड़ने की, और इसीलिए टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देख रहे हैं कि विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूटिलाइजेशन हम इसका यूज़ कहीं और पे ही लेके जा रहे हैं। चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अब सबके पास हैं और ये अवेलेबल भी हो गए हैं सबके साथ। तो धोखाधड़ी करना बहुत आसान हो गया है। आप पैन किसी का भी बना सकते हैं, वो देखने में बिल्कुल पैन जैसा दिखता है, लेकिन जब तक उसका प्रमाणीकरण ना करे पैन के डेटाबेस के साथ, आपको पता ही ना चले वो करेक्ट पैन है। तो इन सब को पकड़ने के भी तरीके आ गए हैं थ्रू द यूज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड न्यू एआई मॉडल्स, जिससे हम पता कर सकते हैं ये इसमें धोखाधड़ी की गई है, ये करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। इन एडिशन, जैसे हम सीआरएम की बात करते हैं, अब हमारे कस्टमर बेस को हमें पहुंचना है, उनकी जो असुविधाएं हैं उनको कॉल पे लेना है, उनकी ईमेल्स को एक्सेप्ट करना है, उसमें भी स्पीड लाने के लिए हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीकों से हमने एआई को अडॉप्ट कर लिया है और भी बहुत सारे यूज केसेस आएंगे और हमें खूब जल्दी उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, फास्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि उसकी एंड बेनिफिट हमारे रेजिडेंट को जा सके। वो भी उस समय पर जब हम रोज़ाना टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देख रहे हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी बदलने की बात कर रहे हैं तो उसमें उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो दोनों ही हमको विटनेस तो करने ही पड़ते हैं, चाहे हम कितना भी बहुत अच्छे तरीके से करने की एग्जीक्यूशन चीज़ें सोच लें। मैं दोनों से एक ही तरह का सवाल है, क्योंकि विवेक चंद्र जी आपसे भी और पनीर सेल्वम जी आपसे भी, क्योंकि विवेक जी आपने जिक्र किया कि आप पैसे के लिहाज से भी मतलब फंड के लिहाज से भी मदद करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का ओपन रखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हम बात और काम कर रहे हैं, वो सब भी है। तो वैसे में ये जो कॉम्बिनेशन है कि पनीर सेल्वम जी और आपका, और बीच में जो गैप है वो गैप ना रहकर वो ब्रिज बन जाए, उसको लेकर पहले विवेक जी आपसे सवाल है, फिर मैं आऊँगी पनीर सेल्वम जी आपके पास। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आपने प्रश्न उठाया है, एआई और एमएल, जिसको हम लोग आजकल एआई एमएल की भाषा में एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इन सब चीज़ों के लिए एक काफ़ी बड़े डेटाबेस की आवश्यकता होती है। जब हम इस तरह का कोई भी मॉडल की परिकल्पना हमारा इनोवेटर करता है, तो उसको अपना उस संरचना का या उस परिकल्पना को टेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए उसे बहुत हैवी हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही उसको एक डेटाबेस की भी आवश्यकता होती है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ इस स्कीम के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक माध्यम को, वो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस चीज़ को टेस्ट कर पाना। और हमारे आधार का डेटाबेस, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है, उसके कुछ पोर्शन पे वो टेस्ट कर सकता है यदि वो हमारे बाकी सारे मानकों पे खरा उतरता है। तो
ओके। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी को नहीं मिल सकती, और इसके लिए किसी भी स्टार्टअप को या कोई भी आइडिया अगर डेवलप हो रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये तो एक सुविधा है जी। इनके अलावा जो फंड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टार्टअप को हम ये नहीं मान सकते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है और वो खर्चा कर सकता है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो उनका हम लोग जब वो कोई भी प्रपोजल या प्रस्ताव आता है इस तरह का, तो उसके ऊपर एक फंडिंग का पूरा प्लान फाइनल होता है, और जैसे जैसे वो एक एक स्टेज पार करता चला जाता है उसके हिसाब से उसको पैसा भी दिया जाता है जी। और इसमें एक चीज़ और है जो कि इन सारे जो भी इस तरह के लोग आते हैं या छोटी कंपनीज आती हैं या इवन बड़ी कंपनीज आती हैं, उसमें एक बहुत मुख्य मुद्दा हमेशा आप अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, वो होता है IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कि भाई ये किसका इनोवेशन माना जाएगा। तो सीता में हम लोगों ने ये प्रावधान कर रखा है कि ये जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, जिस इंसान ने इसके बारे में विचार किया, सोचा, IPR का भी अधिकार या तो उसके पास या हम दोनों के पास रह सकता है। पेटेंट इसमें लागू होता है किसी तरीके से, मदद करता है या अप्लाई करेंगे तभी होगा? पेटेंट तो आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी अपने आइडिया को या अपनी किसी प्रोसेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं। ओके। उसके लिए IPR होना भी आवश्यक है। तो चूंकि इसमें हम IPR के ऊपर ये बंधन नहीं लगा रहे हैं कि चाहे हमने पैसा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि IPR हमारा हो गया। ये निर्णय लिया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या ये हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है, तो अलग बात है। अदरवाइज ये जितना भी IPR है वो उसी बंदे का होगा या उस कंपनी का होगा जिसने इस तरह के कंसेप्ट को सोचा और हमारे साथ इसको डेवलप किया। जी जी। पनीर सेवलम जी, क्योंकि आप MSH को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट इंफ्रा की और ये सब की बात हम कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना आपको इसमें नज़र आता है, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस उसको कहना ज़्यादा सही है, या नंबर ऑफ़ पीपल जो कि इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और वो एक लॉन्ग रन में आगे जाना चाहते हैं, कितना ग्रीन सिग्नल है इस सब को लेकर? बहुत सारा है एक्चुअली, काफ़ी। आइडेंटिटी टेक एक्चुअली जैसे मैम ने बताया ये ऑलरेडी चल रहा है। आइडेंटिटी टेक इज़ ऑलरेडी या अपना UPI की सब एक फाउंडेशन जैसे आधार है, तो आइडेंटिटी टेक बहुत सारे जगह पे KYC और सब जगह पे अभी फ़िलहाल इस्तेमाल हो रहा है। अभी इस सीता की स्कीम के रूप में एक फोकस्ड अटेंशन जो UIDAI के साथ मिलके ये आइडेंटिटी टेक को आगे बढ़ाना एक प्लेटफॉर्म है बढ़ाने के लिए, और काफ़ी स्टार्टअप्स ऑलरेडी इसमें बहुत एक्साइटेड है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हमसे ऑलरेडी बात करने लगे हैं ये कैसे इसमें हिस्सा लें, और उनका सॉल्यूशंस को इसमें को क्रिएट करने के लिए उनका प्रोसीजरल इंक्वायरीज भी आ रहे हैं। सो काफ़ी एक्साइटमेंट है स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये आइडेंटिटी टेक की प्रोग्राम की बेसिस पे। और हमारा जो इनोवेटर्स सबसे एक अहम चीज़ है, आपके पास टेक्नोलॉजी और आइडिया एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होना चाहिए। बाकी सपोर्ट सिस्टम हम फैसिलिटेट करेंगे, UIDAI हो, MSH हो, मेटी एज और मिनिस्ट्री, आपके हर, जैसे मैम ने बताया था पहले, हर स्टेज में आइडियाज़ टू IPO तक हर स्टेज में सपोर्ट करने के लिए हैंड होल्डिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी स्कीम्स काफ़ी सारे हैं। तो आपको सिर्फ एक आपका टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी होना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होना चाहिए, और इसमें काम करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके। तो मैम अब हम थोड़ा समअप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक जो चैलेंज की तो हमने बात की है, लेकिन होप की भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि UIDAI जिसके बारे में कहा कि एक तरह से एक फुल प्रूफ सिस्टम है हमारा, उसमें किसी तरह का कोई लीकेज, उस तरीके का रजिस्टर्ड मामला नहीं आया है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अब हम बात कर रहे हैं सीता की, यानी एक तरीके से हम UIDAI को भी एक एडवांसमेंट के तौर पर हम देख रहे हैं। इन सब को जब हम बात कर रहे हैं और इसके एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम कुछ चेंजेस देखेंगे, कुछ बिग चेंजेस देखेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, कैसे रिलेट करेंगे हमारे व्यूअर्स उन सब के साथ में?
UIDAI सही डायरेक्शन में स्टेप हमने लिया है ये, और मुझे लगता है खूब जल्दी हमें इसके फ्रूट्स हम इसको ले पाएंगे। जैसे हमने लास्ट चैलेंज जो प्रथम पड़ाव में हमने 3 चैलेंजेस फ्लोट किए हैं, उसमें आपने देखा है पनीर सेल्वम जी ने भी अफर्म किया है कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। फेस ऑथेंटिकेशन एवरी 6 months डबल यूटिलाइजेशन हो रही है। इट्स बिकमिंग अ रियलिटी के अब बस एप्पल फ़ोन पे ही आप फेस ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, आप आधार पे भी फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। हम अपना आधार ऐप लेके आ रहे हैं जिसमें घर बैठे ही आप सब सुविधाएं अदर देन जहाँ पे बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होएगी, आधार एड्रेस अपडेट, मोबाइल अपडेट, अपना प्रमाणीकरण किसी को दिखाना, डिजिटली उसको प्रेजेंट करना। हाउ पीपल आर अवेयर अबाउट इट, अबाउट दिस आधार ऐप, बिकॉज दिस इज नेसेसरी काइंड ऑफ थिंग। अगर ज़्यादा लोग उसको कर लें तो थोड़ा शायद और आसान हो जाए ज़िंदगी। वैसे ही बड़ी आसान कर रहे हैं आजकल हम ज़िंदगी। सो हमारा जो नॉन डिजिटल यूज़ था वो काफ़ी बड़ा नंबर है। हमें पता नहीं चलता है कि लोग कितनी बार अपना आधार दिखाते हैं, बट अभी भी लोग अपना आधार दिखाते हैं मोर देन वो अपना अंगूठा या फिर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करते हैं। उन सारे यूज़ केसेस को हम डिजिटल माध्यम पे ले आने की तैयारी कर रहे हैं। खूब ही शीघ्र हमारा आधार ऐप भी लॉन्च हो जाएगा, तो उस पे जो और इनोवेशन आएगा वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दैट विल बी अ प्लेटफॉर्म जिस पे जैसे UPI प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर बहुत सारे इनोवेशन बन पाए, ऐसे डिजिटल ID को अपने पास रखना, किसी को दिखा पाना, किसी का प्रमाणीकरण पाना, और ये सब विदाउट आधार का जो CIDR है जिसको हम सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी बोलते हैं ID का, उसको बिना टच किए जस्ट बिटवीन आधार नंबर होल्डर और जो आपसे पूछ रहा है उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन एनेबल कराना, ये टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। सो ये टेक्नोलॉजी AIML की टेक्नोलॉजी जो हम फेस ऑथेंटिकेशन बोल रहे हैं, टचलेस बायोमेट्रिक की टेक्नोलॉजी, अभी हमारे सारे बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस पे हमें छाप लगानी पड़ती है। व्हाट इफ हमारे स्मार्टफोन पे ही हम अपना डिजिटल ID फिंगरप्रिंट से कर पाए, तो हम फेस और फिंगर दोनों अगर कर पाएंगे तो आपका फोन विल बिकम योर यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर, और वो पूरा डेमोक्रेटाइज हो सकता है। तो हम ऐसा फ्यूचर और नॉट सो फार अवे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जो हम ये रियलिटी कर पाएंगे। सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट इट एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट, ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका स्टूडियो में आने के लिए। विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पनीर सेल्वम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमसे और हमारे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। आई एम श्योर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल का पता है DDUrduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।